नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें थोड़ा सा ये ध्यान दें, जो अपनी मैट्रिक स्पेस है, अपन बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। इसमें जो अपने दो बुक चलती है, एक तो रियल एनालिसिस, ठीक है, और एक मैट्रिक स्पेस। इस मैट्रिक स्पेस में से ये अपनी यहाँ फर्स्ट यूनिट थी, गलती से जो अपन ने शुरुआत की थी मैट्रिक स्पेस में, वहाँ पे वीडियो में पाँचवीं यूनिट के लिए, पाँचवीं यूनिट इसलिए था क्योंकि इससे पहले जो सिलेबस में था ये पाँचवीं यूनिट में शामिल थी। अब लास्ट ईयर से ये फर्स्ट यूनिट में शामिल हो गई है, तो मैट्रिक स्पेस जो अपनी बुक रहेगी वो फर्स्ट यूनिट के लिए रहेगी, और बाकी रियल एनालिसिस से अपनी सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से है। उसके लेक्चर में गलती से अपन ने यहाँ इसको पाँचवीं यूनिट का नाम दिया है, बाकी आपको फर्स्ट यूनिट के जगह ही मिलेगा ये। बात करें अपन सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ और फिफ्थ की, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड यूनिट रियल एनालिसिस में से। सेकंड यूनिट जो है अपनी यूनिट सेकंड, इसका अपना जो बुक का चैप्टर नंबर थर्ड है, चैप्टर नंबर थर्ड वास्तविक अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम। ठीक है, रियल सीक्वेंस है वास्तविक अनुक्रम। अब सबसे पहले बात तो वास्तविक अनुक्रम से पहले अपन ये देखते हैं कि अनुक्रम कहते किसे हैं। अनुक्रम क्या होता है अनुक्रम? तो डेफिनेशन के तौर पे अगर देखें कि यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो, ए कोई अरिक्त समुच्चय हो, ठीक है, ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। कि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से, या फिर अपन ये कहें कि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो तो यदि कोई फलन f, यदि कोई फलन f, भाई ए कोई अरिक्त समुच्चय हो तो यदि कोई फलन f प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से a में परिभाषित हो, a में परिभाषित हो, तो f को, या फिर कहें हो अर्थात f सच दैट n टेंड्स टू a, कि f जो है वो परिभाषित है n से a में, f सच दैट n टेंड्स टू a, तो f को क्या कहा जाता है? अनुक्रम कहते हैं। f को क्या कहेंगे अपन? अनुक्रम कहेंगे। कि a कोई अरिक्त समुच्चय है और यदि कोई फलन f ऐसा है जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से कि उस समुच्चय a में परिभाषित है, अर्थात f सच दैट n टेंड्स टू a, तो ऐसी कंडीशन में f को क्या कहा जाएगा? अनुक्रम कहते हैं। अब बात करते हैं अपन अनुक्रम के बाद में वास्तविक अनुक्रम की। वास्तविक अनुक्रम, अब वास्तविक अनुक्रम का मतलब है रियल नंबर पर, जो रियल नंबर है, तो यहाँ एक के स्थान पर अगर रियल नंबर आ जाए, पूरा समुच्चय R का अगर समुच्चय हो, तो वो क्या बना देगा? वास्तविक अनुक्रम बना देगा। तो हम क्या कहेंगे कि यदि कोई फलन f, यदि कोई फलन f प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से
वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर परिभाषित है, R पर परिभाषित है, तो F को, ऐसी पोजीशन में F को क्या कहेंगे? वास्तविक अनुक्रम कहते हैं, वास्तविक अनुक्रम कहते हैं। अगर मान लो ये A पर परिभाषित था तो ऐसे कंडीशन में तो केवल अनुक्रम था, हमने यहाँ A के स्थान पर क्या ले लिया? R ले लिया है, और R अगर लिया है तो ऐसी पोजीशन में वो क्या कहलाएगा? वास्तविक अनुक्रम कहलाएगा। अर्थात F such that n tends to R को क्या कहते हैं? वास्तविक अनुक्रम कहते हैं, वास्तविक अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये था अनुक्रम की डेफिनेशन और उसके बाद में वास्तविक अनुक्रम की डेफिनेशन। तो अनुक्रम n tends to A, वास्तविक अनुक्रम n tends to R। अब दोनों ही रूपों में आपने देखा होगा कि यहाँ जो फलन है वो फलन का जो पहला समुच्चय जिससे वो परिभाषित है वो यहाँ पे क्या है? n है। क्या है यहाँ? n। n का मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यदि कोई फलन किसी एक समुच्चय से किसी दूसरे समुच्चय में परिभाषित होता है तो यहाँ से यहाँ फलन परिभाषित है f, तो इधर तो आ रहा है कौन? n, और इधर जो आ रहा है वो या तो a होगा या फिर r होगा, कोई भी होगा, या a जो है वो r का एक उप समुच्चय है। अब यहाँ n अगर आ रहा है तो n का मतलब 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। R में वास्तविक और भाई परिमेय अपरिमेय सब संख्या इसमें शामिल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सब इसमें शामिल होगी। अब जब ये इसमें से परिभाषित है तो हमने देखा है कि कोई फलन जो होता है उस फलन का पहला जो समुच्चय है जिससे वो परिभाषित होता है उसके अवयवों का जो समुच्चय होता है, उसके अवयवों का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? उस फलन f का प्रांत कहलाता है। अब इस पहले समुच्चय के अवयवों का दूसरे वाले समुच्चय के जिन जिन अवयवों के साथ में रिलेशन बनना होता है या जिन जिन का ये प्रतिबिंब बना होता है उनका जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? इनका परिसर कहलाता है। तो हम बात करते हैं अनुक्रम के प्रांत और परिसर की। तो अनुक्रम का प्रांत, अनुक्रम का प्रांत, अनुक्रम का जो प्रांत होता है वो हमेशा ही क्या होता है? एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। तो अनुक्रम का प्रांत सदैव, अनुक्रम का प्रांत सदैव किनका? प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n होता है। इसका जो प्रांत होता है वो हमेशा ही प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n होता है। बात करें अपन परिसर की तो परिसर में क्या होगा कि जिन जिन अवयवों के साथ में इसके प्रांत या प्राकृत संख्याओं का रिलेशन बनेगा उनका समुच्चय तो इसका क्या आएगा? परिसर आएगा। अब इसके परिसर में सीमित अवयव भी हो सकते हैं और असीमित अवयव भी हो सकते हैं, भाई लिमिटेड भी हो सकते हैं और अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ परिसर की अगर बात करें तो परिसर क्या आएगा? वास्तविक संख्याओं का कोई उप समुच्चय ही आएगा। भाई किसी न किसी के साथ तो वास्तविक संख्याओं में से ही तो रिलेटेड होगा। तो क्या आएगा? अनुक्रम का परिसर, अनुक्रम का परिसर वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का एक उप समुच्चय होता है, R का एक उप समुच्चय होता है। भाई अनुक्रम का जो परिसर है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का एक उप समुच्चय होता है। परिसर में
सीमित अवयव, भाई परिसर जो होता है उसके अंदर क्या होगा कि परिसर में सीमित अवयव भी हो सकते हैं, सीमित अवयव या असीमित अवयव विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। भाई लिमिटेड अवयव भी हो सकते हैं उसके अंदर और अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका परिसर हो गया। अब बात करें अपन, देखो वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम या वास्तविक संख्या को जो अनुक्रम परिभाषित है वो n से r में परिभाषित है। तो हमने अनुक्रम का प्रांत जो लिखा वो तो n है ही है। परिसर जो होगा वो लिमिटेड भी हो सकता है और अनलिमिटेड भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें अपन, जैसे अपने पास में दे रखा है -1 की पावर n, ये कोई अनुक्रम है। यहाँ पे अनुक्रम अपन ने लिखा जैसे अक्सन। इससे पहले अपन प्रांत परिसर से पहले इसके निरूपण की बात करते हैं, अनुक्रम के निरूपण की, कि अनुक्रम को प्रदर्शित कैसे करते हैं। अनुक्रम का निरूपण किस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे। अनुक्रम का निरूपण, कोई भी अनुक्रम है, चाहे वास्तविक अनुक्रम है या अनुक्रम है, तो अनुक्रम अब यहाँ अनुक्रम को जैसे फलन रूप में है तो मैं x नाम दे रहा हूँ कि अनुक्रम सच दैट n टेंड्स टू r में, अनुक्रम x सच दैट n टेंड्स टू r, मैंने f की जगह क्या लिया है, x लिया है, कि अनुक्रम x सच दैट n टेंड्स टू r में प्रत्येक n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए, n एक संख्या है, वो प्राकृत संख्याओं में से है, नंबर है, मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, कि प्रत्येक n बिलोंग टू n के लिए, n बिलोंग टू n के लिए x ऑफ n बिलोंग टू r होता है। प्रत्येक n बिलोंग टू n का मतलब प्राकृत संख्याओं में से पहला नंबर n बराबर 1 लिया, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो सबके लिए इस प्राकृत संख्या, इस फलन का एक प्रतिबिंब होता है, वो किस में होता है, r में होता है। तो xn ये प्रतिबिंब है इसका, किसका, n का, n का प्रतिबिंब है xn, जो प्रतिबिंब होगा वो किस में से होगा, r में से, कि प्रत्येक n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए xn बिलोंग टू r होता है, जिसे n का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, अनुक्रम का nवां पद कहलाएगा। यहाँ पे इसको अपन क्या कहेंगे, अनुक्रम का, ये इसका प्रतिबिंब होता है, और प्रतिबिंब होता है तो ये अनुक्रम का क्या कहेंगे अपन, इसको nवां पद कहेंगे। वैसे अनुक्रम का क्या कहेंगे, nवां पद कहेंगे, किसको, xn को, जो कि अनुक्रम का nवां पद कहलाता है, nवां पद कहलाता है। और इसे संक्षिप्त रूप में, इसे संक्षिप्त रूप में x और नीचे की तरफ n, इस प्रकार से xn से दर्शाते हैं। अतः अनुक्रम को किस प्रकार से लिखेंगे, अनुक्रम को लिखेंगे अपन, यहाँ अपने पास जो अवयव आएंगे, भाई जो अवयव आएंगे कौन कौन से आएंगे, तो x ऑफ 1, x ऑफ 2, फिर x ऑफ 3, डॉट डॉट डॉट, यहाँ आ जाएगा x ऑफ n, फिर चलता रहेगा ये इस प्रकार से। या दूसरा तरीका, x1 नीचे की तरफ, x2, x3, x4, डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा, xn, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये तो अनुक्रम हो गया, से दर्शाते हैं। अब अनुक्रम को भी शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो अनुक्रम को संक्षिप्त रूप में
ये तो पूरा अनुक्रम है, पूरे अनुक्रम के अवयव साथ में लेंगे तब तो इस प्रकार से लिखेंगे। अनुक्रम को संक्षिप्त रूप में देखो मंझला कोष्टक लगाते हुए अंदर उसका एनवां पद लिख दिया जाता है केवल एक्स एन, या फिर इस प्रकार का चिन्ह लगा के ये एक्स एन, ठीक है, या एक्स एन और यहाँ एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी से दर्शाते हैं। तो ये अनुक्रम को दर्शाने का तरीका है कि अनुक्रम का निरूपण किस प्रकार से करते हैं। तो इसका जो एनवां पद होता है उसको एक्स एन के नाम से जाना जाता है, और बाकी के जितने भी इसके पद हैं उनमें जैसे एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री इस प्रकार से, या फिर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये जितना क्रमांक नीचे लगाया है वो अनुक्रम का उतने ही नंबर का पद होता है, एनवे नंबर का तो एक्स एन। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में तो एक्स एन को लिखते हुए मंझला कोष्टक में लिखते हैं, या फिर इस प्रकार से एक्स एन या एक्स एन, यहाँ लिमिट एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, ये अनुक्रम को दर्शाने का तरीका होता है। ओके, अब किसी अनुक्रम या दो अनुक्रम समान होते हैं, दो अनुक्रम समान होते हैं समान होते हैं यदि उनका एनवां पद समान है, अर्थात भाई अगर उनका एनवां पद क्या है, समान है, अर्थात कोई भी नंबरिंग लें अपन, अगर कोई भी नंबर लेके चलें कि जैसे इसका एनवां पद और दूसरे वाले अनुक्रम का एनवां पद एक्स एन बराबर अनुक्रम एक्स एम, केवल यदि एन बराबर एम कि दोनों के सेम नंबरिंग वाले नंबर जो है वो, या अनुक्रम में सेम नंबर वाले जो मान हैं वो क्या आए, बराबर आए। तो यहाँ n बराबर m अगर है 5 नंबर का तो दोनों का 5 नंबर का अवयव समान हो, 6 नंबर है तो दोनों का 6 नंबर का अवयव समान हो, तो एक्स एन बराबर एक्स एम यदि n बराबर m हो। ठीक है, अब यहाँ अनुक्रम जब लिखते हैं, अनुक्रम का जब रूप लिखा जाता है तो चाहे समान अवयव भी आए ना तो उसको भी, अगर वो 2 बार आ रहा है तो उसको 2 बार ही लिखेंगे। अगर अनुक्रम जब लिखते हैं तो उसमें कोई अवयव एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो अनुक्रम में जितने क्रमांक पर है उसको उसी क्रमांक पे लिखा जाता है, चाहे वो रिपीट हो रहा हो। तो अनुक्रम का अवयव रूप लिखते समय, अवयव रूप लिखते समय यदि कोई अवयव पुनरावर्त हो रहा है तो उसे उसी क्रमांक पर लिखा जाता है, उसी क्रमांक पर लिखा जाता है। मतलब अर्थात भाई अगर कोई अवयव रिपीट हो रहा है तो उसका क्रमांक अगर अलग है, जैसे एक तो 5वें नंबर पे कोई मान आया है, अगर वही मान वापस 8वें नंबर पे भी आ रहा है तो हम उसको वापस लिखेंगे वहाँ 8वें नंबर पे। अगर पुनरावृत्ति हो रही है उसकी या वापस रिपीट हो रहा है तो उसको उसी क्रमांक पे लिखा जाता है जिसका क्रमांक वो है। तो हम यहाँ जैसे मान लो एक्स एन बराबर अपने पास अनुक्रम जो दे रखा है, जैसे मैंने लिखा 2 0 3, फिर आया 2, वापस आ रहा है 2, फिर अपन लिखा 5 7, तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 जो है वो अपने अलग अलग क्रमांक पे है, ये पहले नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, तो है क्रमांक अलग, जो पद नंबर है क्रमांक है उनके तो वो अलग है। इसलिए इसको जब अवयव रूप लिखेंगे अपन, तो अवयव रूप लिखेंगे तो इसको वापस रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना अनुक्रम और उसका निरूपण। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुक्रम परिप्रांत हो गया, परिसर हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं एक नाम आता है अचर अनुक्रम का। तो अचर अनुक्रम में कि यदि किसी अनुक्रम के जितने भी पद हैं, अगर किसी अनुक्रम के जितने भी पद हैं वो अगर एक कांस्टेंट के रूप में बने रहें, हमेशा एक कांस्टेंट बना रहे,
अचर अनुक्रम कि यदि किसी अनुक्रम x n, ये अनुक्रम हो गया कि यदि किसी अनुक्रम x n का मान सदैव का मान प्रत्येक, ऐसे लिख दें, प्रत्येक n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए अचर बना रहे कि प्रत्येक n बिलोंग टू n के लिए क्या बना रहे, अचर बना रहे, अर्थात क्या कह सकते हैं अपन, कांस्टेंट। अचर का मतलब कांस्टेंट, अर्थात x n इज इक्वल c फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। यहाँ c का मतलब कांस्टेंट से है मेरा कि x n बराबर c फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो अनुक्रम x n को अचर अनुक्रम कहते हैं, अचर अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम x n को क्या कहेंगे अपन, अचर अनुक्रम कहेंगे। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है अनुक्रम x n बराबर, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे 5 लिखा। अब यहाँ 5 एक कांस्टेंट राशि है, n का मान चाहे कुछ भी रखें ये 5 ही रहेगा हमेशा। तो ये कैसा है, एक अचर अनुक्रम है। तो ये था अचर अनुक्रम। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन परिबद्ध अनुक्रम की। परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम किसे कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम। तो परिबद्ध अनुक्रम में पहले अपन देखो, एक तो ऊपर से परिबद्ध होता है, एक नीचे से परिबद्ध होता है। तो दोनों अलग अलग देखते हैं पहले कि कोई अनुक्रम x n ऊपर से परिबद्ध कहलाता है, ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि उसका परिसर, कौन, परिसर की बात कर रहा हूं, मतलब प्रतिबिंबों का समुच्चय, कि कोई अनुक्रम x n जो है वो ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि उसका परिसर ऊपर से परिबद्ध हो, अर्थात ऊपर से परिबद्ध होने का मतलब, अर्थात कोई वास्तविक संख्या कैपिटल के नाम दिया है मैंने, कि कोई वास्तविक संख्या कैपिटल के इस प्रकार विद्यमान हो कि पूरा का पूरा जो अनुक्रम है x n का मतलब सारे अवयव आ गए इसके, इज लेस देन इक्वल कैपिटल के, कि x n इज लेस देन इक्वल कैपिटल के फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, कि अनुक्रम के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे उस राशि से क्या रहें, या तो उसके बराबर या उससे छोटे रहें। तो ऐसी पोजीशन में क्या कहलाएगा, वो अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, वो अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध कहलाएगा। अब बात करें अपन नीचे से परिबद्ध की, कि इस प्रकार हो कि x n इज लेस देन इक्वल के फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। तो यहाँ अनुक्रम जो है वो क्या कहलाएगा, ऊपर से परिबद्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ऊपर से परिबद्ध कहलाएगा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं एक नीचे से परिबद्ध की। कोई अनुक्रम x n नीचे से परिबद्ध कहलाता है, नीचे से परिबद्ध कहलाता है यदि उसका परिसर
उसका परिसर नीचे से परिबद्ध हो, नीचे से परिबद्ध हो। ठीक है, अर्थात एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, अब यहाँ वास्तविक संख्या में ले रहा हूँ स्मॉल के, ये कैपिटल के लिया था, कि एक वास्तविक संख्या स्मॉल के इस प्रकार विद्यमान हो कि, इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्स एन जो है पूरा का पूरा अनुक्रम वो ग्रेटर देन इक्वल किससे, स्मॉल के से, कि पूरा का पूरा अनुक्रम उस स्मॉल के वाली राशि से या तो बड़ा रहे या उसके बराबर रहे फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। तो ऐसी पोजीशन में वो क्या कहलाएगा, अनुक्रम नीचे से परिबद्ध कहलाता है। अब ऊपर से परिबद्ध हो गया, नीचे से परिबद्ध हो गया, तो परिबद्ध अनुक्रम किसको कहते हैं, तो परिबद्ध अनुक्रम उसी को कहते हैं कि ऐसा अनुक्रम जो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से परिबद्ध हो, ऐसे अनुक्रम को ही अपन क्या कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। तो डेफिनेशन आती है परिबद्ध अनुक्रम की कि यदि कोई अनुक्रम नीचे से तथा ऊपर से, कि यदि कोई अनुक्रम नीचे से तथा ऊपर से परिबद्ध हो, अर्थात क्या कह सकते हैं अपन, अर्थात कोई दो वास्तविक संख्याएं स्मॉल के तथा कैपिटल के इस प्रकार विद्यमान हो कि, किस प्रकार से, कि स्मॉल के इज लेस देन इक्वल एक्स एन इज लेस देन इक्वल कैपिटल के फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन, कि पूरे के पूरे अनुक्रम का जो मान है वो स्मॉल के और कैपिटल के अगर बीच में आ जाए, फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, तो अनुक्रम एक्स एन को क्या कहा जाता है, परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, कि अगर यहाँ पूरा का पूरा अनुक्रम किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में रहता है, स्मॉल के और कैपिटल के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में उस अनुक्रम को क्या कहा जाता है, परिबद्ध अनुक्रम कहा जाता है। अगर दोनों में से किसी एक में भी नहीं है वो, अगर मान लो कोई ऊपर से परिबद्ध नीचे नहीं है या नीचे से है तो ऊपर से नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो परिबद्ध अनुक्रम नहीं कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि यदि कोई अनुक्रम नीचे से या ऊपर से, दोनों में से किसी एक ही तरफ से परिबद्ध है, भाई दोनों में से किसी एक ही तरफ से परिबद्ध है, तो ऐसे अनुक्रम को क्या बोला जाता है, अपरिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। अगर दोनों तरफ से परिबद्ध होगा तो ही परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा वो, अगर दोनों में से किसी एक ही तरफ से, एक तरफ से है दूसरी तरफ से नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो अनुक्रम क्या कहलाएगा, अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो एक नाम आता है, इसकी एक व्यापक डेफिनेशन और देखते हैं परिबद्ध अनुक्रम की, व्यापक परिभाषा, व्यापक रूप में, काफ़ी जगह काम में आएगी अपने व्यापक रूप में। व्यापक रूप में इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई अनुक्रम एक्स एन, थ्योरम जो आगे अपन प्रूव करेंगे, तो अगर उसमें अपने को अनुक्रम को अगर परिबद्ध प्रूव करना होगा तो हम इसकी व्यापक डेफिनेशन का यूज करते हुए, स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है इसका यूज करते हुए ही उसको प्रूव करेंगे कि कोई अनुक्रम एक्स एन
परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है कि कोई अनुक्रम x n परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि कोई धनात्मक वास्तविक संख्या, यदि कोई धनात्मक वास्तविक संख्या कैपिटल M, कि यदि कोई धनात्मक वास्तविक संख्या कैपिटल M इस प्रकार विद्यमान हो कि, इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्स एन का जो मापांक है वो लेस देन इक्वल क्या आ जाए, कैपिटल एम, फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। एक्स एन का मापांक का मतलब मेरा ये है कि अनुक्रम के जितने भी पद हैं, चाहे वो पॉजिटिव बने हैं चाहे नेगेटिव बने हैं, उनका मापांक का मान अगर उस धनात्मक वास्तविक संख्या से कम या उसके बराबर तक रहे तो ऐसी पोजीशन में वो अनुक्रम क्या कहलाएगा, परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। ये है इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि कोई अनुक्रम एक्स एन जो है वो परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि कोई धनात्मक वास्तविक संख्या कैपिटल एम जो है वो इस प्रकार से विद्यमान हो कि एक्स एन का मापांक इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। तो ऐसी सिचुएशन में उसको अपन क्या कहेंगे, परिबद्ध अनुक्रम कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुक्रम के उच्चक तथा निम्नक की। उच्चक और निम्नक की अगर बात करें तो उच्चक और निम्नक क्या है, देखो अनुक्रम के उच्चक और निम्नक, इससे पहले एक नाम आता है ऊपरी परिबंध और निचले परिबंध या निम्न परिबंध कहें अपन, ऊपरी परिबंध, और एक आता है निम्न परिबंध। ऊपरी परिबंध का मतलब क्या है कि यदि कोई अनुक्रम है उसके मान अगर किसी धनात्मक या किसी वास्तविक संख्या से अगर कम रहते हैं, ध्यान देना, अगर किसी अनुक्रम के जो मान है वो अगर किसी धनात्मक वास्तविक संख्या से या किसी वास्तविक संख्या से अगर कम रहते हैं तो उनमें जिस संख्या से कम रहते हैं उनमें जो सबसे पहला मान होता है भाई, उसमें धनात्मक वास्तविक संख्या का जो अंतिम मान आएगा या अनुक्रम का जो अंतिम मान है, लास्ट मान, उस लास्ट मान से बड़े जितने भी मान होते हैं, चाहे जैसे मान लो कोई अनुक्रम है अपने पास में, जैसे 1/n का लिया मैंने, 1/n का अगर मान देखूं तो 1/n का मान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब इसके लास्ट मान की अगर बात करें अपन तो लास्ट मान में जैसे मान लो एक तो इसका हाईएस्ट मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब n बिलोंग टू अगर कैपिटल n होगा तो n बिलोंग टू कैपिटल n होगा तो इसका जो मान है 1/n का वो 0 और 1 के बीच में रहेगा कहीं ना कहीं, तो न तो ये 1 हो पाएगा कभी भाई, 1 के इक्वल में भी नहीं हो पाएगा। n बराबर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 की बात करें तो n डेंस टू जब इन्फिनिटी रखेंगे, सॉरी n डेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो n डेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब अनंत की कोई लिमिट तो है नहीं, अनंत कितना मान रखें अपन, तो यहाँ अपन बात करें 1 इसका मान 1/1 पे हो जाएगा। तो यहाँ इस 1 या इस 0 के पहले अगर देखें ये इसके किस में शामिल है, जैसे 1 जो है वो इसके किस में शामिल है, ऊपरी परिबंध में शामिल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट मान कहाँ तक बन रहा है, 1 तक बन रहा है। अब 1 के आगे 2, 3, 4 ये सब के सब क्या है, इसके ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध का मतलब ये ऊपर की तरफ से इसको बाउंड कर लेंगे, 2, 3, 4, 5 ये सब ऊपरी परिबंधों में शामिल होंगे। 1.1 भी जो होगा ना वो भी इसके ऊपरी परिबंध में शामिल है, 1.2, 1.3 और भी इनके बीच में जो संख्या है वो इसके ऊपरी परिबंधों में शामिल है। ऐसे निम्न परिबंध की अगर बात करूं तो निम्न परिबंध में 0 के जस्ट पास वाले जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे इसके निम्न परिबंधों में शामिल हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके उच्चक और निम्न की। तो उच्चक में क्या होगा, उच्चक की अगर बात करें तो उच्चक में अगर देखें अपन उच्चक कि यदि कोई अनुक्रम एक्स एन, यदि कोई अनुक्रम एक्स एन, यह अनुक्रम एक्स एन है, परिबद्ध है, कैसा होना चाहिए, वो परिबद्ध होना चाहिए।
कि यदि कोई अनुक्रम x n परिबद्ध है, तो मैं बात कर रहा हूं उच्चक की, तो उच्चक का मतलब ऊपरी परिबंधों में होगा। और कौन होगा? तो ऊपरी परिबंध जितने भी थे, ये सारे ऊपरी परिबंध है, 1 2 3 4 5 इस अनुक्रम के लिए, ये सब के सब ऊपरी परिबंध है। लेकिन इन ऊपरी परिबंधों में जो सबसे न्यूनतम मान है, ये जो 1 आया है, सबसे कम वाला मान जो होगा भाई 1.1 1.2, ये सब इसके ऊपरी परिबंध है। लेकिन इनमें से सबसे कम जो होगा, और सबसे कम कौन है? यहाँ 1 है। तो यदि कोई अनुक्रम x n परिबद्ध है, तो ऊपरी परिबंधों में या ऊपरी परिबंधों का सबसे न्यूनतम मान या का न्यूनतम मान कि कोई अनुक्रम x n परिबद्ध है, तो ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान अनुक्रम का उच्चक कहलाता है। उच्चक कहलाता है कि ऊपरी परिबंधों का जो सबसे न्यूनतम मान होता है, सबसे कम वाला जो मान होगा, वही क्या कहलाएगा? अनुक्रम का उच्चक कहलाएगा। इसे संक्षिप्त रूप में किससे दर्शाया जाता है? सुप्रीमम x n से दर्शाते हैं। अनुक्रम का उच्चक जो होता है उसे सुप्रीमम x n के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा अगर बात करें अपन निम्नक की, तो क्या होगा इसमें? सेम यही पोजीशन है कि यदि कोई अनुक्रम x n क्या है? परिबद्ध है, तो निम्न परिबंधों का जो उच्चतम मान है, निम्न परिबंधों का जो उच्चतम मान है, वो अनुक्रम का क्या कहलाएगा? अनुक्रम का निम्नक कहलाता है। ठीक है, कि निम्न परिबंधों का जो उच्चतम मान है वही क्या कहलाएगा? उसका निम्नक कहलाएगा। इसे संक्षिप्त रूप में किसे डिनोट करते हैं? तो इसे संक्षिप्त रूप में डिनोट किया जाता है इन्फीमम INF x n से दर्शाते हैं। इसे दूसरा जो नाम है इसका LUB भी बोलते हैं, इसको लिस्ट अपर बाउंड, और इसको GLB कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो दोनों नाम है, इसको सुप्रीमम x n या LUB के द्वारा, इसे इन्फीमम x n या GLB के द्वारा डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये जैसे अनुक्रम 1/n वाली पोजीशन ही ले लेते हैं। अनुक्रम x n इज इक्वल 1/n के लिए क्या लिख सकते हैं अपन? x n का जो मान है पूरा का पूरा अनुक्रम 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0 कभी नहीं होगा, लेकिन 1 हो जाएगा 1 पे। अब यहाँ इसका जो सुप्रीमम x n है, सुप्रीमम x n उच्चक की अगर बात करें तो वो तो कितना है? 1। और इन्फीमम x n की अगर बात करें, अनुक्रम का जो निम्नक है, वो निम्नक कितना है यहाँ पे? 0। तो ये सुप्रीमम x n और इन्फीमम x n का मान होगा। ओके, ठीक है। तो ये था अपना अनुक्रम का कुछ नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे अपन एकदिष्ट अनुक्रम की, जिसमें एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, एकदिष्ट निरंतर वर्धमान, एकदिष्ट निरंतर ह्रासमान अनुक्रमों की बात करेंगे। फिर इसके बाद में टॉपिक आएगा अपना अनुक्रम का सीमा बिंदु। ठीक है, और फिर इसके बाद में देखेंगे अभिसारी अनुक्रम और अपसारी अनुक्रम, और वो देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।